दुनिया भर के बाजारों से हल्की कमजोरी और सुस्ती के हैं आज संकेत, लेकिन कल की शानदार रिकवरी के बाद आज गैप से खुलने के बाद क्या होनी चाहिए स्ट्रेटेजी, इस पर रहेगा खास फोकस। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। मिड वीक ट्रेडिंग सेशन के लिए तैयार हो जाइए। ढेर सारी क्यूज पर बात करनी है, किस तरह से बनानी है आपको स्ट्रैटेजी, और कल की एक्सपायरी से पहले कहां रहेगा फोकस। चर्चा करते हैं अनिल जी के साथ। सर, सबसे पहले तो बताएं आज के लिए बड़े ट्रिगर्स क्या हैं। अमेरिकी बाजारों में कमजोरी रही है, दिन के निचले स्तरों पर रहे। रेंज भले ही छोटी रही हो, वहां पर 200 साढ़े 200 पॉइंट की, लेकिन नीचे की तरफ बंद होते हुए नजर आए 200 अंक नीचे। लेकिन नैस्डैक नया रिकॉर्ड बनाता हुआ दिख रहा है, तो वही पुराना ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है जो कोरोना के वक्त था कि डाउ कमजोर लेकिन नैस्डैक में मजबूती है। आईटी शेयर मजबूत होते हुए दिखे, लेकिन ओवरऑल हल्की कमजोरी का सेशन, और उस कमजोरी के बाद डाउ फ्यूचर्स भी लगभग 100-125 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो ग्लोबल संकेत हल्की कमजोरी की तरफ है इस वक्त आज शुरुआत करने के लिए, और उसकी वजह यह कि नया राहत पैकेज थोड़ा ट्रम्प साहब को कम पसंद आ रहा है। इन्फोसिस और विप्रो, दो हिंदुस्तान की आईटी कंपनियों ने जर्मनी में जाकर बड़ी डील्स की हैं। आज ये सेक्टर रहेगा फोकस में। सीसीए और कैबिनेट की अहम बैठक है, एजेंडा अभी तक सामने आया नहीं, लेकिन देखेंगे वहां पर क्या कुछ हो सकता है, उस पर भी रखेंगे नजर। जी दीप। अनिल जी, रोज हम बैठ के संकेतों की बात करते हैं, और 4 सालों में सबसे एक बड़ा संकेत होता था ट्रम्प साहब की ट्वीट, जो कि नवंबर से ऑफकोर्स मार्केट का कंसर्न नहीं रहा है। पर ऑफिस छोड़ने के 1 महीने पहले ट्रम्प साहब ने दिखा दिया कि अभी भी उनकी ट्वीट्स मार्केट्स को हिला सकती हैं। तो बताएं सर, जो ये स्टिमुलस पर उन्होंने ट्वीट किया है कि वो नाखुश हैं और शायद मंजूरी ना दें, ऐसी बाजार का डर है, इसका क्या असर पड़ सकता है? ट्रम्प साहब ने कहा कि आई एम डाउन बट नॉट आउट। ऐसा नहीं कि मैं कंप्लीटली खत्म हो गया हूँ, यू कांट इग्नोर मी। लेकिन बात वही है, जब आप कुर्सी पर होते हैं तो कुछ अलग होता है, कुर्सी से हट जाते हैं तो कुछ अलग। ट्रम्प साहब की अच्छा, एक चीज़ बताऊँ, अंदर ही अंदर मेरे मन में था ही कि जब कल ये खबर आ रही थी कि सीनेट से आसानी से पास हो जाएगा, मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि ट्रम्प साहब के होते हुए कुछ एक्शन ना दिखे, कुछ बात ना हो। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। फिर भी मैंने सोचा कि चलिए सहमति बन गई दोनों पार्टियों के बीच में, तो वो सहमति पार्टियों के बीच में बनना वो दिखावा है, और ट्रम्प साहब का ट्वीट ना खुश होना ये भी दिखावा है। दीप, पहली चीज़ तो होना तो है, ये बिल को पास होना है, लड़ झगड़ के थोड़ा काहस होने के साथ पास हो जाएगा, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि ट्रम्प साहब का ट्वीट काफ़ी लंबे समय बाद आया, तो थोड़ा सा डाउ फ्यूचर्स से रेस्पेक्ट दे रहे हैं कि भाई चलिए अभी भी कुर्सी पर तो बैठे निकले नहीं है, थोड़ी सी इज्जत दे दें। लेकिन अब वो वाली बात नहीं जो हिला देने वाली बात नहीं है। अगर यही डाउ 200 पॉइंट नीचे बंद नहीं होता, दिन के लो के बजाय दिन के हाई पर बंद होता है, ट्रम्प साहब का ट्वीट आ जाता तो कोई खास फर्क पड़ता भी नहीं। तो वैसे ही थोड़े कमज़ोर मूड में बंद हुए थे कल अमेरिकी बाजार, और उसके बाद अगर थोड़ा सा ट्वीट है कि भाई हाँ पैकेज अच्छा नहीं है, अपमानजनक है, डिसग्रेसफुल वो है, तो ठीक है, थोड़ा रिएक्शन डाउ फ्यूचर्स पे तो बनता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ी समस्या वाली बात है या कोई बहुत बड़ा डर है। जब तक बाजार को ये ना लगे कि पैकेज आएगा नहीं, अब पैकेज 19-20 आ जाए, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आना तो है ही है, थोड़े बदलाव के साथ आ जाएगा, इससे ज़्यादा क्या होगी। और जाहिर सी बात है, जो प्रेसिडेंट जा रहा है वो कहीं ना कहीं तो ये दिखाने की कोशिश करेगा ना, भाई अब मैं सत्ता में नहीं रहा, अब मैं विरोधी पक्ष का नेता हूँ, इस टाइप का जो मामला होता है ना। और विरोधी पक्ष के नेता की एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि सरकार के हर फैसले का डायरेक्टली इनडायरेक्टली अच्छे या खराब तरीके से अपनी अपनी समझ के हिसाब से कहीं न कहीं विरोध तो करे। और हर चीज़ देखिए, कभी भी कोई चीज़ परफेक्ट तो होती नहीं, कभी भी कोई भी डिसीजन, कोई भी बिल, कोई भी पैकेज परफेक्ट तो होता नहीं। आप चाहें तो उसमें पॉजिटिवली भी कुछ कमियां निकाल कर उसको सुधार करने की कह सकते हैं। हो सकता है ट्रम्प साहब ने वैसा भी कहा, लेकिन क्या करें, उन्होंने पिछले इतने सालों में इमेज ही ऐसी बना ली कि अगर वो कोई अच्छा भी करके कंस्ट्रक्टिव सुझाव भी दे रहे होंगे तो एक बार तो लोगों को ये लगेगा कि अरे आदत है। तो सिंपल है, हम उन्हें बहुत ज़्यादा भाव नहीं देंगे, बहुत ज़्यादा गौर नहीं करेंगे। हमारा फोकस इस वक्त स्टिमुलस पैकेज को लेकर एक ही चीज़ पर होना चाहिए। नहीं आ रहा है क्या? अगर इस सवाल का जवाब हाँ है तो डरना है। आ रहा है ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होके, कम ज़्यादा होके, तो कोई टेंशन नहीं। बस ये सिंपल फॉर्मूला है, इसके साथ रहना है। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत चिंता की बात है ट्रम्प साहब के ट्वीट को लेकर। हाँ, अमेरिकी बाजार थोड़े हल्के हुए हैं, थोड़े रुके,
तो वो देखेंगे कि वहाँ का मूड माहौल क्या है। कंसोलिडेशन है, अच्छी तेज दौड़ लगाने के बाद थोड़े सीमित दायरे में रहने में कोई हर्ज नहीं। और एक चीज़ दीप और ध्यान में रखनी चाहिए, परसों जब हम सब लोग गिरे थे, हम भी गिरा, यूरोप गिरा, तो अमेरिका कौन सा गिरा था? नहीं गिरा ना, उल्टा हरे निशान में बंद हुआ। तो कल थोड़ा गिर गया तो क्या फ़र्क पड़ता है? ऐसे देखा जाए तो भले ही वो किसी को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन अगर मन हो गया कि थोड़ा सा एक दिन 200 पॉइंट गिर जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो फिलहाल ग्लोबल संकेत मुझे लगता है कोई ख़राब नहीं है दीप, और इसलिए मैंने ग्लोबल संकेतों को आज न्यूट्रल साइड पर ही रखा है, नेगेटिव साइड पर नहीं रखा। हालांकि हम कल 3:30 बजे बंद हुए तो इतने कमज़ोर सेशन की 200 पॉइंट नीचे की और डाउ फ्यूचर्स की कमजोरी की आशंका नहीं थी, तो उस लिहाज से आप देखें तो थोड़ा झटका तो है। लेकिन ऐसा डर नहीं है कि अमेरिकी बाजार बहुत तेजी से टूटने वाले हैं या ट्रम्प साहब के ट्वीट के बाद स्टिमुलस पैकेज नहीं आएगा, ये डर नहीं है, कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। जी दीप। चलिए, तो 4 महीने से स्टिमुलस का इंतजार है, शायद 1-2 हफ्ते और भी अगर देरी हो जाए तो मार्केट इससे ज़्यादा घबराएंगी नहीं। पर हाँ, एक बार ट्रम्प साहब ने ट्वीट करके थोड़ा मार्केट पर असर ज़रूर दिखाया है, हालांकि अब डाइजेस्ट हो रहा है। सर, आज के संकेतों की बात करें उससे पहले एक छोटा सवाल कल के एक्शन का समझने में। कल क्या हुआ सर? क्योंकि उतना बड़ा गैप अप नहीं हुआ जितना एसजीएक्स इंडिकेट कर रहा था। उसके बाद मुनाफा वसूली भी हुई और फिर जो रिकवरी आई है वहां से क्या समझना चाहिए जो कल का एक्शन था सर? ये ना, जब भी कल का एक्शन आप नेक्स्ट डे पूछते हैं तो मुझे अचानक से लगता है कि मैं बहुत बुद्धिमान हो गया हूँ, सब कुछ मुझे पता था। लेकिन प्रॉब्लम ये है दीप कि 9:15 बजे पता हो तो ज़्यादा बढ़िया है, 3:30 बजे के बाद पता होने का उतना फ़ायदा नहीं है। मैं वही कहता हूँ कि जो फ़र्क पोस्टमार्टम और डायग्नोसिस में है, वही फ़र्क 3:30 बजे के बाद मार्केट को एनालिसिस करने में। अब मरने के बाद पोस्टमार्टम करके बताएं कि इस वजह से मरा, तो फ़ायदा क्या? आदमी तो गया, वापस तो आने से रहा। ठीक उसी तरह से अगर आप पहले डायग्नोसिस करके बचा पाएँ या कोशिश तो करें तो ज़्यादा बढ़िया है। बट एनीवे, कई बार क्या होता है, पोस्टमार्टम करने से ये तो नहीं हो सकता कि आदमी वापस आ जाए, लेकिन ये तो पता चलता है कि अगली बार इस तरह की बीमारी हो तो क्या करना है। तो कल के सेशन में जो कुछ हुआ उसमें 2-3 चीज़ें थी। पहली चीज़, ग्लोबल उतने ख़राब थे नहीं दीप, सबसे बड़ी बात तो यही है। जो आपने देखा कि अमेरिका में जिस तरह का डर था 500 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स, वैसा कुछ हुआ नहीं, तो वो रिकवरी का एक रीज़न था ही। दूसरा, पुट कॉल रेशियो घटकर 1:12 पर आ गया था, ओवरसोल्ड था, जिसकी बात हम कर भी रहे थे। तीसरा, उन सब ने बेचा जिनके पास ताकत नहीं है, सबने मिलकर ताकत लगा के एक दिन बेच दिया, यानी कि ट्रेडर्स। क्योंकि आपने देखा एफआईज और घरेलू फंड के डेटा तो खराब थे नहीं। एफआईज ने मुश्किल से 300 करोड़ की बिकवाली की थी, उससे ज़्यादा की खरीदारी तो घरेलू फंड ने कर दी, और वो भी परसों के सेशन में एफआईज ने स्टॉक फ्यूचर्स तो 1500 करोड़ से ज़्यादा की खरीदे थे। तो वो ये सारे डेटा जो सेटअप था वो कहीं न कहीं इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि बाजार मजबूत होने चाहिए। और बचा खुचा जो कुछ भी और थोड़ा सा, जिसे हम कहते हैं जहर, पेन, जो भी आप कहना चाहें, वो सुबह के सत्र में खत्म हो गया। दिन भर ऊपर नीचे जो टाइट रेंज में रहा, तो उसमें और थोड़े बहुत जो कमज़ोर से ट्रेडर्स थे जिन्होंने थोड़े और स्टॉप लॉस लगा रखे थे, उनकी पोजीशन कम हो गई। देखिए, बाजार को बढ़ने के लिए एक ही चीज़ चाहिए दीप, कि बाजार जितने हल्के हो, वो कहते हैं कि जो जितना भारी हो उतना नीचे बैठेगा और जो जितना हल्का है वो ऊपर जाएगा। तो बाजार अगर हल्के हैं तो ऊपर जाने में आसानी होती है। और फिर अगर आपको थोड़ा सा ट्रिगर इस बात का मिल जाए कि पोजीशंस लाइट है और उसके साथ संकेत थोड़े से बेहतर है या कम खराब है, बस अल्टीमेटली तो आप तेजी के मार्केट में हैं ही, ट्रेंड तो आपके लिए तेजी का है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। और फंड फ्लो आपके पास है, तो जब फंड फ्लो मिल जाए, मार्केट हल्के हो जाए, ग्लोबल मार्केट स्टेबल हो जाए, उससे ज़्यादा फिर आपको अगर बढ़ने के लिए और ताकत चाहिए तो फिर तो क्या कोई एनर्जी बूस्टर लगाएं तो अलग बात है। तो मुझे लगता है कि एग्जैक्टली बाजार का रिएक्शन कल एकदम परफेक्ट था, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। और आज भी दीप मुझे ऐसा लगता है अगर बहुत गैप से खुले नीचे में, निचले स्तरों पर आपको बाइंग आएगी। बस फर्क एक ही हुआ है, बदला एक ही है 2-3 दिनों में, और वो ये कि अब ऊपरी स्तरों पर भी प्रॉफिट बुकिंग आपको आती दिखेगी। और ये बात हम इस फॉल के बाद नहीं करें, ये बात आपको ध्यान हो तो लगातार पिछले 2 हफ्तों से हम यही कह रहे हैं कि आप ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुक करके हर रोज़ आपको मार्केट एक बढ़िया मौका देता है निचले स्तरों पर एंट्री करने का, गैप से अगर खुलने के बाद भी। अब तो गैप से भी नहीं खुल रहा, गैप से खुल रहा है तो भी नीचे खुल रहा है, तो गैप से नीचे खुलने पर भी बाजार आपको एंट्री करने का मौका देता है और गैप से ऊपर खुलने पर भी देता है। आपको अपने लेवल्स तैयार रखने चाहिए अपने हाथ में कि भाई किस लेवल पर बाजार आए, तो उस वक्त मुझे ये देखना है कि मूड माहौल क्या है, डाउ फ्यूचर्स कैसे हैं, स्क्रीन क्या दिखा रही है, और उसके बाद ये 2-3 फैक्टर्स को ध्यान में रख के अगर आपको लगता है कि नहीं भाई अब ठीक है, परफेक्ट, अब यहाँ से एंट्री कर लेते हैं, तो वो एंट्री का मौका आपको मिस नहीं करना है अगर आप ट्रेडर हैं तो। और इन्वेस्टर्स के लिए सिंपल है, अभी कोई ऐसी खास दिक्कत वाली बात है नहीं, आप अपने हिसाब से बने रहें, कोई टेंशन वाली बात नहीं। जी दीप।
बिल्कुल, तो थोड़ा मौका दोनों तरफ का मिल रहा है बाजार पर। बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी है, पर ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली भी है, तो दोनों मौकों का फायदा उठाएं। और उसी फायदे की फिर बात करते हैं सर। ग्लोबल संकेत तो आपने समझाए, आज के बाकी ट्रिगर्स क्या हैं? बाकी ट्रिगर्स में देखिए ग्लोबल तो पॉजिटिव लिखे हैं दीप। एफआईस के ट्रिगर्स भी पॉजिटिव साइड पर हैं, घरेलू फंड्स के ट्रिगर नेगेटिव साइड पर हैं। एफएनओ ट्रिगर्स कल भी पॉजिटिव थे, आज भी पॉजिटिव है। कल की रिकवरी के बावजूद पुट कॉल रेशियो मेरे लिए कंफर्टेबल रेंज में है, ये पॉजिटिव संकेत है। सेंटीमेंट और ट्रेंड मैंने न्यूट्रल रखा है, अभी भी एक दिन और देखेंगे क्या कुछ होता है। अब आइए बढ़ते हैं आगे। जिस सवाल का जवाब लोग जानना चाहते हैं आज फिर से दोहरा दूं, कल वैसे बता चुका हूं, लेकिन फिर भी रिवीजन करने में कभी कोई हर्ज नहीं। और इंपॉर्टेंट चीज़ों को तो आप एग्जाम में जाने से पहले हमेशा रिवीजन करते, कम से कम मैं तो बहुत करता था नोट्स बनाकर, तो इसलिए एक बार रिवीजन करवा दूं जो कल आपको कहा है। 13,550 इसके ऊपर निफ्टी बंद होता है, फिर से आपको तेजी में आ जाना है और ये समझना है कि रनिंग करेक्शन कंप्लीट, चलो खरीदारी फिर से फुल फ्लेज करते हैं, दिग्गजों में भी, मिड कैप में भी, स्मॉल कैप में भी। पॉइंट नंबर 1, 30,200 जिसको ज़्यादा रखना है वो 30,500 रखे, लेकिन 30,200 के ऊपर से ही बैंक निफ्टी पे आपको फिर से करेक्शन पूरे होने के संकेत देता हुआ नजर आएगा। तो इन दो लेवल्स पर नजर रखिए, और ये दोनों ही लेवल क्लोजिंग बेसिस पर है, बंद होने के लिहाज से, इंट्राडे नहीं। इंट्राडे में तो ठीक है, अपने अपने हिसाब से लेवल होते रहते हैं, बट क्लोजिंग बेसिस पर ये ध्यान रखिएगा, अगर इन दो लेवल के ऊपर बाजार बंद हो जाता है, आज हो कल हो जब भी हो, तो आप फिर से नए हाइस की तरफ बढ़ेंगे, ये कॉन्फिडेंस रखिए। नए हाइस बनाएंगे, 13,800 भी आपको स्क्रीन पर दिखेगा, चिंता न करें। निफ्टी दिन की जो सपोर्ट जोन है 13,325 13,400, और आज मैंने दीप एक ही लेवल दिया, नीचे का लेवल दिया नहीं है। 13,131 का जो लो बनाया परसों, वहाँ पर मुझे नहीं लगता कि हम 13,325 13,400 की रेंज को तोड़ेंगे। वजह एक और भी है कि विक्स भी अगर आप देखें तो 5% घटकर आया, तो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी में कमी आने के संकेत विक्स से भी आए हैं, वो एक अच्छा संकेत है। 13,325 13,400 आज मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, और ऊपर में 13,550 13,600 परफेक्ट प्रॉफिट बुकिंग जोन है, जहां पर आपको प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए। बैंक निफ्टी 29,200 मजबूत सपोर्ट जोन है, टूटना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी पे मैं हमेशा है ना थोड़ा सा बड़े मुंह के लिए कभी इनकार नहीं करता, आ सकता है, संभावना बहुत कम है, लेकिन आने के बाद क्या, और वो बैंक निफ्टी आपको टाइम नहीं देता, जैसे मुंह आता है खड़ाक से ऊपर नीचे ऐसा फास्ट होता है, तो इसलिए आप है ना नीचे की एक रेंज और लिख के रख लीजिए, काम नहीं आएगी, मुझे भी पता काम नहीं आएगी, लेकिन कभी कभी लिख के रख लेने में ठीक रहता है, और वो है 28,725 28,850 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है ये बैंक निफ्टी के लिए। ऊपर 29,750 29,900 हल्की रुकावट का लेवल, उसके पार निकल कर टिके तो 30,050 30,200 यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी। जो सबसे ज़्यादा रुकावट का लेवल बैंक निफ्टी पे दिख रहा है दीप, वो है 30,300 से 30,400 की रेंज में, जहाँ पर हमने बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया पिछले हफ्ते 3 बार 4 बार। अब वो पार होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिनको बहुत ज़्यादा सेफ्टी के हिसाब से लॉन्ग ट्रेड में आना है, वो 30,400 500 का लेवल पार होने के बाद आए। लेकिन अब इतना क्यों इंतजार करना है, तो 30,200 के ऊपर की क्लोजिंग पर भी आप मूड बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल 30,050 30,200 बैंक निफ्टी पर हायर जोन है। जी दीप। बिल्कुल, तो ये हैं आपके लिए कुछ रेंजेस जहां पर आपको रखनी है नजर। सर दिन के क्या लेवल्स हैं फिर? दिन के लेवल 13,425 13,500, ये दिन की छोटी रेंज ट्रेडिंग के लिहाज से निफ्टी पर। 13,400 13,550 दिन की मीडियम रेंज, ज़्यादा संभावना है कि आप इसी रेंज से काम चला लें। मुझे लगता है कि 13,400 के नीचे जाना इतना आसान नहीं होगा, फिर भी 13,325 सबसे मजबूत सपोर्ट है दिन के लिए, और वहाँ पर एकदम परफेक्ट खरीदारी की जगह भी बनती है। 13,600 परफेक्ट आपको ऊपर प्रॉफिट बुकिंग की रेंज नजर आ रही। तो ये है आपके लिए आज के दिन की तीनों रेंज निफ्टी पर आपके लिए 13,325 13,600 सबसे बड़ी वाली। बैंक निफ्टी 29,450 29,750 ये दिन की छोटी रेंज है, 29,200 29,900 दिन की मीडियम रेंज है, और 29,000 से लेकर 30,200 दिन की बड़ी रेंज निकल कर आती है निफ्टी के लिए भी। तो ये है आपके लिए सारी रेंज जिस पर आपको फोकस करना है। इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन एफआईस की बढ़ी है 2% से 69% पर आए 67% से, ये एक अच्छा संकेत है। पीसीआर अभी भी कंफर्टेबल है, कल की रिकवरी के बाद 1.12 से 1.28 आया 1.26 आया, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बड़ा है 12-14 बेसिस पॉइंट, ठीक है, अभी भी नीचे के लेवल पर बहुत कंफर्टेबल है, तो अभी भी ऊपर जाने की जगह बाकी है, ये ध्यान में रखिए, अभी भी ऊपर जाने की जगह बाकी, क्योंकि पुट कॉल रेशियो आपका बहुत कंफर्टेबल है। विक्स नीचे आया, ये भी एक अच्छा संकेत है कि थोड़ी वोलेटिलिटी इंडेक्स कम हो तो बेहतर ही है बाजार के लिए। जी दीप।
बिल्कुल, तो विक्स नीचे आया, ये कंफर्टेबल है, पीसीआर कंफर्टेबल है, एफआईएस की पोजीशनिंग यहाँ पर भी कोई ज़्यादा परेशानी के संकेत नहीं है, तो अच्छा ही सेटअप लग रहा है। पोजीशंस के बारे में फिर बताएं सर, क्या करना चाहिए एग्जिस्टिंग पोजीशंस में? 13,325 ये स्टॉप लॉस है आपका निफ्टी पर, इंट्राडे भी और क्लोजिंग भी। जिनको इंट्राडे छोटा स्टॉप लॉस रखना है वो 13,400 का रखें, लेकिन जो बुकिश प्रॉपर स्टॉप लॉस आ रहा है वो 13,325 का डीप है। तो 13,325 के स्टॉप लॉस के साथ आप करें खरीदारी निफ्टी में। बैंक निफ्टी 29,400 ये आपका स्टॉप लॉस है इंट्राडे के लिहाज से, और क्लोजिंग भी। वैसे अगर आप देखें ढंग का स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी पर निकल कर आता है वो 29,000 से थोड़ा सा नीचे कल का लो बनाया है वो 28,950 का, लेकिन वो बहुत दूर है। मैं नहीं चाहता कि आप उतनी रिस्क रखें, इसलिए मैं आपको 29,400 का ही स्टॉप लॉस दे रहा हूँ कि 29,400 का आपको स्टॉप लॉस रख लेना चाहिए इंट्राडे के लिहाज से भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी। आइए, ये तो आपका लॉन्ग पोजीशन पर स्टॉप लॉस हो गया। शॉर्ट पोजीशन पर इंट्राडे में 13,500 का स्टॉप लॉस रख लें, काफ़ी है, और क्लोजिंग बेसिस पर 13,550 का रखें, ये आपके लिए ज़्यादा ठीक होगा। 13,500 13,550 ये दोनों स्टॉप लॉस आपके होंगे। बैंक निफ्टी पर इंट्राडे स्टॉप लॉस 29,750 का होगा, और क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस 30,000 का लगा कर रखना चाहिए, ताकि बैंक निफ्टी में जानबूझ के मैंने आपको इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों ही स्टॉप लॉस इस लिहाज से दिए हैं कि ताकि आपकी रिस्क कम रहे। बैंक निफ्टी में बड़े मूव आ जाते हैं, उस हिसाब से आपको ध्यान में रखना है। जी दी। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए पोजीशंस का सवाल, जहाँ तक एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं। नई पोजीशंस के लिए आज क्या सलाह देंगे सर? खरीदें 13,325 13,400 की रेंज में निफ्टी में आपको खरीदारी करना चाहिए। 13,425 से ही मूड बनाना शुरू करें, लेकिन 13,325 13,400 ये आपके लिए परफेक्ट रेंज है जहां पर खरीदारी करनी है निफ्टी में। 13,300 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं। 13,450 475 500 हर 25 पॉइंट पर 3 जगह यहाँ पर रुकावट है, यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और 13,500 को पार किया तो 13,550 575 600 तक के लेवल्स आपको निफ्टी में ऊपर की तरफ आते हुए दिखेंगे। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं वो 13,550 13,600 की रेंज में जरूर बेचें, बेचना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और 13,650 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ग्लोबल मार्केट्स का मूड माहौल देखकर एक बार आप 13,500 के आसपास भी सोच सकते हैं, लेकिन देखेंगे वो थोड़ी सी हड़बड़ी और जल्दबाजी वाला मामला हो जाएगा। लेकिन अब जैसे डाउ फ्यूचर्स अब 140-42 पॉइंट नीचे हो गए, तो अगर डाउ फ्यूचर्स खराब हो तो आप 13,500 के आसपास भी सोच सकते हैं एक बार बेचने का, लेकिन सेफर साइड पर देखते हैं क्या कुछ होता है। तब तक आप 13,550 13,600 ये रेंज शॉर्ट की मानकर चलें। 13,650 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 13,500 13,475 और 13,425 इन 3 टारगेट के लिए आपको ऊपरी लेवल्स पर करनी है बिक वाली। बैंक निफ्टी खरीदना है 29,000 29,200 की रेंज में, वो ज़्यादा सेफ लेवल है। 28,950 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए, उसके नीचे जाए ट्रेड करे तो एग्जिट कर लीजिए, फिर रुकिए मत। 29,450 525 625 700 और 900 ये वो तमाम टारगेट्स हैं जिसके लिए बैंक निफ्टी में आपको खरीदारी करनी चाहिए। और जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, दो तरीके, एक तो आप शॉर्ट करने के लिहाज से जल्दी शॉर्ट कर दें 29,900 के आसपास, 29,000 नहीं 29,900 करिए इसको, 29,000 और 900 और 30,050 ये वो रेंज है जिसके लिए आपको शॉर्ट करना चाहिए। 29,900 30,050 इस रेंज में आप शॉर्ट कीजिए। 30,200 ये आपका स्टॉप लॉस का लेवल होगा। 29,750 29,625 525 और 29,450 ये लेवल है जिसके लिए आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। तो ऊपर में आप शॉर्ट पोजीशन भी बना सकते हैं। जी दीप। बिल्कुल, दोनों तरफ के मौके मिलने वाले हैं, नई पोजीशंस अपने रिस्क के हिसाब से बनाएं। कोई पर्टिकुलर सेक्टर जो आपके फोकस में रहेगा सर? आईटी सेक्टर मजबूत दिख रहा है, यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। और मेटल्स थोड़े कमज़ोर हो सकते हैं दीप, तो अगर नेगेटिव साइड पे आपको देखना है तो मेटल्स पे थोड़ा सा सावधान रहें, और ख़रीदारी करनी है तो आईटी सेक्टर में खरीदारी करने के मौके हैं। सेलेक्टिवली खरीदारी थोड़ी थोड़ी फार्मा में और एफएमसीजी में भी हो सकती है, लेकिन चूंकि इन्फोसिस विप्रो के लिए इतनी बढ़िया खबरें हैं, इन्फोसिस को बड़ी डील मिली है डेमलर से जर्मनी से, विप्रो ने भी जर्मनी की एक कंपनी के साथ 7,400 करोड़ का करार किया है, तो दोनों ही कंपनियों के लिए बड़े ऑर्डर आते हुए दिखे, तो यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। आईटी सेक्टर पॉजिटिव रहेगा। आपको दिग्गज पसंद है, दिग्गज खरीदिए, एचसीएल टेक वगैरह हुआ। अगर आपको मिड कैप्स पसंद है तो आप देख सकते हैं किस तरह से बिरला सॉफ्ट, सैक सॉफ्ट, और कल आपने देखा केपीआईटी, ये वो तमाम स्टॉक्स हैं जहाँ पर बढ़िया एक्शन दिख रहा है। एनआईटी लिमिटेड पर भी मेरा स्टॉक ऑफ द डे है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो लार्ज कैप और मिड कैप आईटी शेयरों पर एक्शन पूरा है।
बिल्कुल, तो लार्ज कैप मिड कैप आईटी शेयर्स में एक्शन है। आज का सेक्टर ऑफ द डे आईटी रहेगा। कल का भी लीडर था, आज भी आपको बढ़िया मूव दिखा सकते हैं और थोड़ी देर में अनिल जी ने आपको हिंट तो दे ही दिया है, स्टॉक ऑफ द डे भी जानेंगे सर के साथ। बैन की बात करें तो 2 दिनों से कोई बदलाव नहीं हुआ है। आज भी अगर आप देखेंगे तो 4 स्टॉक्स बैन में बने हुए हैं, कैनरा, पीएनबी, सन टीवी और साथ ही सेल। सर फंड्स का डेटा जरा समझाएं। एक दिन के अवकाश के बाद एफआईज की बाइंग थोड़ी वापस आती हुई दिखी है, फ्यूचर्स में भी उन्होंने अच्छी खरीदारी करी है। एफआईएस की बाइंग के अच्छे आंकड़ों से भी ज़्यादा अच्छी चीज़ जो दीप मुझे लगी, जिस शब्द का आपने इस्तेमाल किया, अवकाश। आमतौर पर इतने बढ़िया हिंदी वाले शब्द आपसे सुनने को कम मिलते हैं। तो बाइंग तो होती रहती है, आज हुई कल हुई नहीं हुई तो भी चलेगा, लेकिन जो आपने अवकाश बोलने का प्रयास किया वो सराहनीय है। वो सुन के बड़ा मजा आया। लेकिन हाँ, खरीदारी तो हो रही है दीप, अच्छी खरीदारी हो रही है। 1153 करोड़ की खरीदारी कैश में की है एफआईएस ने, और 1190 करोड़ के ही स्टॉक फ्यूचर्स भी खरीदे हैं। तो स्टॉक्स में आप दे सकते हैं 2200-2300 करोड़ की खरीदारी एफआईएस की तरफ से है। सामने इंडेक्स भी 590 करोड़ के खरीदे। तो एफआईएस के आंकड़े क्वालिटी के लिहाज से आप देखेंगे तो काफ़ी बेहतर है। भले आपको आंकड़े छोटे दिख रहे हो कि बड़ी खरीदारी नहीं, हम वो आदत पड़ी ना 2000, 3000, 4000 करोड़, उससे फर्क नहीं पड़ता। देखो अल्टीमेटली आंकड़ों में सिर्फ क्वांटिटी नहीं देखी जाती, क्वालिटी भी देखी जाती है, और क्वालिटी बहुत बढ़िया है क्योंकि आप कैश में भी खरीद रहे हैं, स्टॉक फ्यूचर्स भी खरीद रहे हैं, इंडेक्स फ्यूचर्स भी खरीद रहे हैं, और इंडेक्स ऑप्शन भी 1216 करोड़ के खरीदे हैं। तो हर एक तरह से एफआईएस के आंकड़े कल के बहुत ही दमदार है, और ये दमदार आंकड़े मुझे इस बात का पूरा कॉन्फिडेंस देते हैं, जितना ज़्यादा गैप से खुलेंगे उतना जल्दी रिकवर करेंगे। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, बोल्ड कर लीजिए इन्वर्टेड कोमाज में, जितना ज़्यादा गैप से खुलेंगे नीचे उतना जल्दी रिकवर करेंगे। तो अब अगर आपको खरीदना है तो अब से लेकर 1 घंटा आपको प्रार्थना करनी कि हे भगवान बहुत गैप से खोलना, और ताकि हम निचले स्तरों पर खरीद पाएँ। और अगर फ्लैट खुले तो फिर आपके लिए हो सकता है कि दोनों ही तरह से ट्रेड के मौके बन सकते हैं। ट्रेड के मौके दोनों ही तरह लेने, लेकिन फिलहाल आंकड़े मजबूत है। अब आइए वायदा कारोबार के आंकड़ों की तरफ। पहली चीज, बैंक निफ्टी पर प्रीमियम अच्छी बढ़कर आई है। 38 पॉइंट का डिस्काउंट 20 पॉइंट की प्रीमियम में बदल गया, यानी कि तेजी करने वाले ट्रेडर्स को ऐसा आमतौर पर कम मिलता है, लेकिन 65-70 पॉइंट का बोनांजा वैसे ही मिल गया। निफ्टी में भी 1 पॉइंट की प्रीमियम बढ़कर 21 पॉइंट की हो गई। तो प्रीमियम बढ़ने का फायदा तेजी करने वाले ट्रेडर्स को जरूर मिल रहा है। अब अहम लेवल्स क्या है? सीधा सपोर्ट 13,000 पर है बड़ा, जो काफ़ी दूर है। उससे पहले 13,300 एक अच्छे सपोर्ट के तौर पर काम करेगा पुट में। वहां पर 21 लाख शेयर हैं, 10 लाख शेयर कल ही जुड़े हैं। तो इमीडिएटली आप निफ्टी पर सपोर्ट के तौर पर 13,000, 13,025 को मानकर चल सकते हैं। माफ कीजिएगा, 13,300, 13,325 को मानकर चल सकते हैं। ये वायदा कारोबार के डेटा में हल्की रुकावट का लेवल है 13,500। 20 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में है, तो वो 13,500 हल्की रुकावट का लेवल है। उसके बाद 13,600 है। तो बेसिकली अभी जो रेंज दिख रही है वो 13,300, 13,500 दिख रही है। उसके हिसाब से आपको ट्रेड लेना है, और उसके बाद देखते हैं क्या कुछ होता है। बैंक निफ्टी 29,000 मजबूत सपोर्ट है, 10 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। 29,500 रस्साकशी वाला लेवल है, 6 लाख शेयर पुट में है, 4 लाख शेयर कॉल्स में। तो ये बराबरी का मामला है। और ऊपरी स्तरों पर 30,000 रुकावट का लेवल है, वहां पर 8 लाख शेयर है इस वक्त ओपन इंटरेस्ट में, कॉल्स में। तो ये दो लेवल्स आपको ध्यान में रखने। ब्रॉड रेंज 29,000 से 30,000 और 29,500 बीचों बीच निर्णायक लेवल। जी जी दीप। बिल्कुल, तो ये अहम लेवल्स हैं और बाजार के सेंटिमेंट के हिसाब से, डायरेक्शन के हिसाब से भी अहम लेवल्स रहेंगे। नजर रखते हैं इन पर। अब जान लेते हैं अनिल जी की तरफ से आज का स्टॉक ऑफ द डे कौन सा है। बताएं सर। दीप, खरीदारी करने की राय है, और खरीदारी करने की राय है एनआईटी लिमिटेड में। ये आईटी एजुकेशन कंपनी, यहाँ पर तेजी करके चले। 180 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आपको खरीदारी करनी चाहिए। 192, 195 और 200 रुपये के टारगेट आपको शॉर्ट टर्म के लिहाज से आज और 1-2 दिन के लिए रखने चाहिए। और वो इसलिए दीप कि देखिए कल बोर्ड बैठक है कंपनी की, और उसमें बायबैक पर विचार किया जाएगा। और आपने सुबह 7 बजे देखा भी होगा किस तरह से जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव रिसर्च जो निकल कर आ रही है, वो ये बता रही है कि अच्छी खासी प्रीमियम पर बायबैक होगा। अगर आपने वो लिंक मिस किया है, नहीं देखा है, कोई बात नहीं। 9 बजे हम फिर से आपके सामने डिटेल रिसर्च रखेंगे, और उससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि बायबैक कितना अच्छा खासा और कितनी बढ़िया प्रीमियम पर हो सकता है, जिसका प्राइस और क्वांटिटी
कितना बायबैक होगा और किस प्राइस पर होगा उसकी कल बोर्ड बैठक में डिसाइड होगा, लेकिन उससे पहले आपके लिए मौके खरीदारी के बनेंगे, तो उस पर फोकस करिए। तो NIT लिमिटेड मुझे लगता है यहाँ से भी अच्छा एक्शन दिखा सकता है, यहाँ खरीदारी करने की राय है आज स्टॉक ऑफ द डे के तौर पर। दूसरा स्टॉक ऑफ द डे इन्फोसिस विप्रो भी हो सकता था और है भी एक्चुअली, लेकिन चूंकि हम इन्फोसिस विप्रो दीप 1130 1135 के लेवल से लगातार खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। आज चूंकि गैप से खुलेगा, अच्छे गैप से, हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग गैप से आने के बाद हो, क्योंकि काफ़ी लोग हमारी रिकमेंडेशन पर निचले स्तरों से खरीद कर बैठे हैं, तो उन्हें करना भी चाहिए प्रॉफिट बुक, थोड़ा ऊपर अच्छा मिले तो, इसलिए मैंने जानबूझ के नहीं दिया। एक तो वैसे ही खबर से गैप से खुलने वाला है, फिर ऊपर से हम बोलेंगे तो और ज़्यादा गैप से खुलेगा। इससे बढ़िया है कि आराम से जिनके पास है हम आपको लेवल्स बताएंगे खुलते वक्त कि कहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर आपका स्टॉप लॉस कहाँ ट्रेल करना चाहिए। तो इन्फोसिस और विप्रो ये दो स्टॉक और है जो आज अच्छे एक्शन में रहने वाले हैं, खबरों के दम पर भी और मोमेंटम के दम पर भी। जी दीप। बिल्कुल, तो पूरे आईटी स्पेस में एक्शन रहेगा। इन्फोसिस विप्रो पर रखिए नजर। स्टॉक ऑफ द डे है आपके लिए NIT लिमिटेड, और कुछ दिन पहले KPIT टेक भी अनिल जी ने रेकमेंड किया था, जहां पर हमने कल 12.5% का उछाल आते हुए देखा है। अच्छा अनिल जी, बाकी स्टॉक्स के बारे में बात करें उससे पहले एक बार IPO अपडेट भी सर। एंटनी वेस्ट का आज आखिरी दिन है, कल भी सब्सक्रिप्शन मिला सर और ऑलमोस्ट 4 गुना ये भर चुका है, पर अभी भी बाजार में डर है इस IPO को लेकर, क्या सलाह देना चाहेंगे? दीप, आप एंटनी वेस्ट का IPO छोड़ते नहीं है, रोज कहीं कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली घुमा फिरा के मुझे पूछ ही लेता है, लेकिन अच्छा है क्योंकि आप चिंता करते हैं व्यूअर्स की, इन्वेस्टर्स की, इसलिए आप बार बार पूछते कि अपडेट। हाँ देखिए, सिंपल चीज़ है, बाजार के मूड माहौल के साथ अच्छी क्वालिटी के IPO, अच्छी क्वालिटी के शेयर भी कम ज़्यादा हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपने SBI कार्ड्स का एग्जांपल देखा, और SBI कार्ड से बढ़िया तो कंपनियां मिलना भी मुश्किल है। खराब मूड माहौल में SBI कार्ड्स भी नीचे लिस्ट हो सकता है, तो फिर एंटनी या और किसी की क्या बात है। तो अगर आपको रिस्क लगती है तो सिंपल एक फॉर्मूला रखिए, आप सिर्फ लॉन्ग टर्म के हिसाब से पैसा लगा लीजिए, शॉर्ट टर्म के लिए छोड़ दीजिए। अगर आपको सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिहाज से लगाना है तो, और रिस्क लग रही है मार्केट के, देखिए 5-7-10 दिनों में मार्केट अगर ऊपर नीचे हो गया, वापस से 13,000 आ गया, तो हो सकता है एक बार लिस्टिंग आपको उतनी दमदार ना दिखे। तो बेहतर है जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स है, जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, वो छोड़ दें लिस्टिंग के लिहाज से। लेकिन जो लोग लॉन्ग टर्म के लिहाज से लगाना चाहते हैं, उनको लेकर मैं अभी भी आश्वस्त हूँ। आपके लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप बिल्कुल लगाइए। दूसरा तरीका ये हो सकता है दीप कि आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से लगाइए, शॉर्ट टर्म में अगर आपके लिस्टिंग पे पैसा बन गया तो अच्छी बात है, उसमें तो कुछ गलत है नहीं कि आपने लॉन्ग टर्म सोचा और शॉर्ट टर्म में बन गया, जैसे ग्लैंड फार्मा में हुआ था। और नहीं बना तो आप उसको लंबे समय रखने के हिसाब से लीजिए। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कोई 2-4 दिनों के मार्केट के एक्शन से राय बदलती नहीं है, अभी भी वही है। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स जिन्हें मार्केट की रिस्क लग रही है, वो चाहे तो आप छोड़ दें या फिर अपने आप को लॉन्ग टर्म के हिसाब से समझ कर लगाएं। तो जिनको रिस्क लगती है प्लीज़ दूर रहे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं कि हर IPO में आपका पैसा लगना है, नहीं लगा तो नहीं लगा। और अगर आपने एप्लीकेशन लगाई भी और आपको लगता है कि नहीं मेरी तो रिस्क लेने की ताकत नहीं है, मैं तो लिस्टिंग पे किसी भी लिहाज से इसको नीचे देखना ही नहीं चाहता, तो फिर आप छोड़ दीजिए। बट मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग क्लियर कट व्यू है, आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाइए, और लॉन्ग टर्म में अगर नीचे भी चला जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अगर मार्केट का मूड माहौल सुधर गया, पता चला आप वापस से 13,800 14,000 पर हैं जब लिस्ट हो तो सकता है आपको शॉर्ट टर्म में पैसा भी बन जाए, वो भी पॉसिबिलिटी है। तो आपको कॉल मार्केट पर लेना है, एंटनी पर नहीं। एंटनी के IPO में पैसा लगाने की राय क्लियर कट है, कॉल आपको मार्केट पर लेना है। आपको मार्केट खराब लगता है, छोड़ दीजिए लिस्टिंग के लिहाज से। आपको मार्केट अच्छा लगता है, लिस्टिंग के लिहाज से ले लीजिए। अगर आपको मार्केट अच्छा खराब छोड़कर लॉन्ग टर्म के लिए लगाना है, लगा लीजिए। क्लियर है, एकदम क्लियर कट रहा है दीप, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? बिल्कुल अनिल जी, क्लियर कट रहा है। पोर्टफोलियो के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप पैसा लगा सकते हैं। रिस्क अगर आपको बाजार में दिख रहा है तो फिलहाल आप चाहें तो अवॉइड भी करें, और भी कई मौके हैं बाजार में। शुक्रिया अनिल जी। एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल आज तीसरा दिन है, ऑलमोस्ट 4 गुना टाइम से IPO भर चुका है। आइए आपको बता देते हैं और कौन से स्टॉक्स आपको रखनी है नजर में। हमारी रिसर्च टीम हमारे साथ तैयार है, वरुण, कुशल और साथ ही आशीष से जानते हैं कौन से हैं वो स्टॉक्स। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स और खबरों वाले स्टॉक्स कौन से हैं? गुड मॉर्निंग दीप। देखिए, ट्रिगर्स की बात करें तो आज सबसे पहले तो मेजेस्को पे नजर रखिए, क्योंकि जो बम्पर डिविडेंड इन्होंने दिया था 974 रुपये प्रति शेयर का, उसकी आज एक्स डेट है। धामपुर शुगर, यहाँ पे बोर्ड की बैठक है। डिस्टिलरी में क्षमता विस्तार के ऊपर कंपनी विचार करने वाली है। PC ज्वेलर 23 दिसंबर को प्रमोटर बलराम गर्ग को शेयर जारी करने पे आज बोर्ड बैठक है। इसके अलावा होटल इंडस्ट्री पे नजर रखिए, क्योंकि होटल इंडस्ट्री के जो मंत्री है आज उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने वाले हैं। नाइट कर्फ्यू जो लगाया गया है महाराष्ट्र में,
उस पर कहीं ना कहीं इंडस्ट्री जो है ढील देने की मांग कर सकती है। तो इस पूरे सेक्टर पे आज आपकी नजर होनी चाहिए। इसके अलावा इन्फोसिस आज सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक तो यही है, क्योंकि डैमलर के साथ इन्होंने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कर ली है। ऑटोमोटिव सेगमेंट में बदलाव लाने के लिए ये करार किया गया है और एनालिस्ट कह रहे हैं कि ये डील जो है करीब $1 बिलियन की है और इस साल की दूसरी सबसे बड़ी डील है इन्फोसिस के लिए। विप्रो और एक आईटी कंपनी यहां पे नजर रखिए, क्योंकि 29 दिसंबर से 11 जनवरी तक इस कंपनी का बायबैक जो है वो खुलने वाला है। 400 रुपये प्रति शेयर पे बायबैक होने वाला है, ये तो हमें पता ही है। इसके अलावा खबर और एक है कि 5 साल के लिए इन्होंने मेट्रो एजी के साथ करार किया है। मेट्रो एजी के साथ $70 करोड़ के आसपास के लिए करार किया गया है। 1300 से ज़्यादा कर्मचारी विप्रो के जो है इसमें ट्रांसफर होने वाले हैं। तो आईटी कंपनी जो है, पूरा आईटी सेक्टर आज फिर से आपके फोकस में होना चाहिए। इसके अलावा बजाज ऑटो यहाँ पे नजर रखिए, क्योंकि इस कंपनी ने महाराष्ट्र सरकार के साथ एक करार किया है। दरअसल चाकंड में ये 650 करोड़ का निवेश करने वाली है। मैन्युफैक्चर फैसिलिटी ये शुरू करने वाले हैं। 2023 में प्रोडक्शन शुरू होगा इस नए प्लांट से। तो बजाज ऑटो क्षमता विस्तार कर रहा है चाकंड में, यहाँ खर्चा कर रहे हैं ये 650 करोड़ का। तो इसके चलते बजाज ऑटो भी आज आपके रडार पे होना चाहिए। बिल्कुल, तो ढेर सारे दिग्गज स्टॉक्स फोकस में होने वाले हैं और आईटी ऑफ कोर्स आज सेक्टर ऑफ द डे भी है। कुशल, गुड मॉर्निंग। आप बताएं कौन से स्टॉक्स हैं आज खबरों में? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले जुबिलेंट फूड वर्क्स, तो बिरयानी के बाद जो है इन्होंने पिज़्ज़ा का एक नया वेरिएंट लॉन्च किया है और इसको नाम दिया है द अनथिंकेबल पिज़्ज़ा। और ये देश की पहली प्लांट प्रोटीन बेस्ड प्रोडक्ट है जो इन्होंने लॉन्च किया है, तो यहाँ पर फोकस रहेगा। साथ ही EIL यहाँ पर पॉजिटिव खबर आई है, क्योंकि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने बायबैक को मंजूरी दे दी है। 84 रुपये प्रति शेयर के भाव पर यह बायबैक किया जाएगा और 7 करोड़ शेयरों का बायबैक होगा, यानी कि कुल जो बायबैक साइज है वो करीब 587 करोड़ का रहेगा। साथ ही जो डायग्नोस्टिक स्पेस है उनके लिए एक और नेगेटिव खबर, अगेन डॉक्टर लालपाथ मेट्रोपोलिस थायरोकेयर आज रेडार पर रखिए, क्योंकि तेलंगाना सरकार ने जो है RT-PCR के टेस्ट की कीमत जो है वो अब फिर से घटाते हुए नजर आए हैं और अब हॉस्पिटल्स में करीब 500 रुपये प्रति टेस्ट ये चार्ज किया जाएगा। और साथ ही अगर होम पिकअप होता है तो वो 750 रुपीज़ पर टेस्ट आपको चार्ज देना होगा। साथ ही फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज यहाँ पर नेगेटिव खबर है, क्योंकि महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो है कंपनी के जो थाने में ऑपरेशंस चल रहे हैं उसके कामकाज पर रोक लगा दी है। कुछ रूल्स को लेकर जो है वायलेशन की खबरें आ रही हैं। साथ ही एक बल्क डील है मेरे पास, जिसमें स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, अदानी लॉजिस्टिक्स लगातार इसमें बिक्री करता हुआ नजर आ रहा है और यहां पर उन्होंने करीब 9 लाख शेयरों की बिकवाली की है 51 रुपये प्रति शेयर के भाव पर। 3 पॉजिटिव इनसाइडर ट्रेड्स है, जिसमें गोदरेज इंडस्ट्रीज यहाँ पर प्रमोटर अनामुडी रियल एस्टेट ने 16 दिसंबर को करीब 78,000 शेयर्स की खरीदारी की है। साथ ही फिलाटेक्स इंडिया में भी प्रमोटर ने 21 दिसंबर को 5.5 लाख शेयरों की खरीदारी की है करीब। और अंत में NRB बियरिंग्स, यहाँ पर भी पॉजिटिव प्रमोटर एक्शन है। 17 से 21 दिसंबर के बीच करीब 47,000 शेयरों की यहाँ पर भी खरीदारी होती हुई दिखी है। ओके, तो यहाँ पर आपने कुछ फंड एक्शन, प्रमोटर एक्शन और साथ ही खबरों वाले शेयर्स यहाँ पर रखनी है नजर। बता देते हैं आपको आज ब्रोकरेजेस का क्या कहना है FIR में। गुड मॉर्निंग आशीष, आज की रिपोर्ट्स के बारे में बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आईटी सेक्टर फोकस में रहेगा। सबसे पहले देखिए विप्रो, यहाँ पर जो इन्होंने नई डील साइन की इसको लेकर ब्रोकरेज थम्स अप दे रहे हैं। साथ ही ये मान रहे कि FY23 तक अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 8 से लेकर 10% की रेवेन्यू ग्रोथ जो है ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैक्वारी की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। 416 रुपए का लक्ष्य दिया है, 364 की कल की क्लोजिंग है। इसके अलावा इन्फोसिस भी आज पूरे फोकस में रहेगा। यहाँ पर भी मैक्वारी की रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। 1410 रुपए के लक्ष्य के लिए 1220 रुपए के आसपास की कल की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि डालमर के साथ इन्होंने जो डील की है वो कहीं ना कहीं बढ़िया फायदेमंद है और आगे जाकर भी जो डील मोमेंटम है वो पिकअप होते हुए नजर आएगा। BEL यहाँ पर नजर रखिएगा, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। 143 रुपए के लक्ष्य के लिए 112 कल की क्लोजिंग है। ये मान रहे कि डिफेंस क्षेत्र में अगर आप देखें तो कंपनी की बढ़िया पकड़ है, जिसके चलते मान रहे यहाँ पर आगे जाकर बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी। अंत में IGL, यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। 574 रुपए के लक्ष्य के लिए 495 कल की क्लोजिंग है। मान रहे कि भारत में जिस तरीके का एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है, एक एक्सेलरेशन टुवर्ड्स गैस पर फोकस है पूरा सरकार का, इससे आगे जाकर कंपनी को बढ़िया फायदा देखने को मिलेगा। वॉल्यूम्स में सुधार होगा, अर्निंग्स में सुधार होगा, जिसके चलते यहाँ पर देखें ये ओवरवेट की राय दे रहे हैं।
ओके, तो ये है वो तमाम रिपोर्ट्स जिन पर आपको रखना है फोकस करना है उन तमाम शेयरों पर जो आज हमारे एक्सपर्ट्स के हैं रडार पर। तो आइए वक्त है हमारे सारे एक्सपर्ट से मुलाकात करने का और साथ ही पिक ऑफ द डे का भी। आप सबको गुड मॉर्निंग, शुभ शुरुआत शुभम जी के साथ। बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। आज का जो मेरा पिक ऑफ द डे है वो है HUL। और अगर हम बाजार में देखें तो जो दो सेक्टर जहां पे थोड़ा सा कंफर्ट अब बनता जा रहा है उसमें FMCG और IT, ये दो ऐसे सेक्टर हैं जहां पे दबाव हमें गिरावट में कम देखने को मिला था और इसमें फास्ट रिकवरी भी आता हुआ दिखा है। तो मुझे लगता है कि HUL जो कुछ समय से कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन अगर हम इसका डेटा पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो अपसाइड में जो कॉल राइटर्स थे वहाँ पे कल के सेशन में हमें थोड़ा अनवाइंडिंग देखने को मिला, जो कि मुझे लगता है कि एक प्रीएम्प्टिव इंडिकेशन है कि यहाँ पे फिर से एक पॉजिटिव ब्रेकआउट हमें आता हुआ दिख सकता है। तो HUL का 2340 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है उसको खरीदने की राय है। यहाँ पे लक्ष्य होगा 40 रुपये का, 18 रुपये पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और लगभग 26 रुपये के आसपास ये कॉल ऑप्शन का अभी क्लोजिंग प्राइस कल का हमें देखने को मिला था। तो HUL पे 2340 के स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन पे खरीदारी की राय। ओके, तो खरीदारी करें, लेकिन आप कॉल ऑप्शन के जरिए, ये राय है शुभम जी की तरफ से आती हुई। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। आज पिक ऑफ द डे के तौर पे IT सेक्टर पे नजर रखनी चाहिए। कल भी IT सेक्टर पे ही मोमेंटम था। कल हमने इन्फोसिस दिया था, आज माइंडट्री का नंबर है। माइंडट्री एक अच्छा मूव दिखा रहा है और यहां से और ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। माइंडट्री के अंदर 1520 के आसपास खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक के अंदर पिछले कई दिनों के साइडवेज का कल ब्रेकआउट देखने को मिला है, क्लोजिंग देखने को मिली है। तो ऐसा लगता है कि स्टॉक यहां से ऊपर में 1550 1580 रुपए तक का लेवल दिखाने को तैयार है। यानी 1580 के टारगेट्स के लिए माइंडट्री के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में स्टॉप लॉस लगाए 1490 के आसपास का और ऊपर में 1580 1600 रुपए तक के लेवल भी माइंडट्री के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ओके, 1590 1600 तक के टारगेट के लिए करें माइंडट्री में खरीदारी। वागले साहब सुप्रभात, बताएं सर आपका शेयर। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मैं बेचूंगा अनिल जी श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, जिसमें मेरा कल भी सेल कॉल था। मुझे लगता है जिस तरह से क्लोज हुआ है, इतने बड़े राइजिंग मार्केट में जो कल के दिन था, ये स्टॉक आउट परफॉर्म नहीं कर सका ऑन द अपसाइड। मुझे लगता है अगर आज गिरावट होगी तो ये ऑन द डाउन साइड जाना चाहिए। 938 का बंद है, 951 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। 906 का टारगेट मुझे लगता है आज के दिन में आना चाहिए। ओके, 906 के टारगेट के लिए यहाँ पर आप बिकवाली करें, ये है राय वागले साहब की तरफ से। कुणाल जी और राकेश जी की भी पिक ऑफ द डे, और दोनों की पिक है जॉइंट। अब जॉइंट पिक से आप दोनों मतलब निकाल सकते हैं, या तो इन्होंने काम कम किया है, दोनों ने मिला के एक ही पिक दी जो 2 देनी चाहिए, या ऐसा भी समझ सकते हैं दोनों ने मिला के ज़्यादा काम किया, विचार विमर्श मंथन करके आपस में सलाह मिलाकर बहुत बढ़िया, आप भी देखो मैं भी देखता हूँ, बढ़िया चार्ट ये सब करके ज़्यादा किया। अब ये कम किया या ज़्यादा किया ये तो 3:30 बजे पता चलेगा। फिलहाल बताइए सर पिक ऑफ द डे जी, कौन शुरू करेगा, बंसल या कुणाल जी? अनिल जी देखिए, मैंने और राकेश जी ने एक लंबी हमारे बीच में अनिल जी शिखर वार्ता जी, अनिल जी हमारे बीच में लंबी शिखर वार्ता हुई। और कल अनिल जी जब बाजार बंद हो रहा था उस समय भी हम लोग मिड कैप IT स्टॉक्स देख रहे थे और लगातार बातचीत चल रही थी। तो अनिल जी बाद में भी, बाजार के बाद भी चर्चा चलती रही। तो उसी का परिणाम है अनिल जी की एक कॉल है जो कि हमारी जॉइंट कॉल है। लेकिन उससे पहले अनिल जी आपको सुप्रभात और दीपांशु को भी सुप्रभात। खरीदारी की राय अनिल जी हमारी है परसिस्टेंट सिस्टम्स में, जो कि बहुत ही शानदार मिड कैप IT स्टॉक है। बड़ा ब्रेकआउट कल के ट्रेड में आता हुआ दिखा और एक बहुत ही यूनिक पैटर्न यहां बना है जिसको कप विद हैंडल पैटर्न कहते हैं। पहले एक बड़ा सुंदर सा कप तैयार हुआ, फिर उसका हैंडल बना, ब्रेकआउट आया है। तो मौजूदा स्तरों पर परसिस्टेंट सिस्टम्स में हमारी खरीदारी की राय है। ओवर टू राकेश। अनिल जी बेहतरीन टेक्निकल पैटर्न है और ये इसको बिल्कुल ना समझे कि हमने काम कम करा है, इनफैक्ट ज्यादा काम करा है। जब जॉइंट पिक ऑफ द डे है तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पैटर्न काफी बढ़िया है, नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट है। परसिस्टेंट को खरीदने की राय है 1350, 1350 का स्टॉप लॉस है, 1450 पहला टारगेट है, 1475 दूसरा टारगेट है और परसिस्टेंट हमारा पिक ऑफ द डे है।
ओके, 1350 के स्टॉप लॉस के साथ आप करें परसिस्टेंट में खरीदारी। ये राय है कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। आइए बढ़ते हैं आगे और अब लेते हैं एक बेहतरीन पिक अविनाश जी से। अविनाश जी बताएं सर, आपका पिक ऑफ द डे। इनफैक्ट अनिल जी, आज का जो पिक है वो आईटी सेक्टर में से ही है। हमको विप्रो पसंद है। हालांकि विप्रो के बारे में काफ़ी चर्चा आपने भी की है, लेकिन हमको लग रहा है कि जो मेट्रो एजी जर्मनी का डील इनको मिला है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है। 5 साल के लिए 700 मिलियन की ऑर्डर है और आगे चल के $1 बिलियन होने की अपेक्षा है। सबसे बड़ी बात, बायबैक भी इनका चल रहा है और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार के नंबर्स विप्रो आने वाले क्वार्टर्स में दिखाएगा, तो ये नॉट ओनली आज का पिक रहेगा लेकिन आने वाले दिनों में भी अच्छी खासी अपसाइड आपको मिलेगी। तो ये आज का पिक रहेगा और हमको लग रहा है कि 375 373 ऐसा लेवल एक पॉसिबल लग रहा है, तो वहाँ पे ट्रेडर्स इसका यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात, जो पिक इन्वेस्टमेंट पिक हमको पसंद है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा है। हालांकि स्टॉक ऊपरी लेवल से काफ़ी टूट चुका है और हमने पहले भी इसको रेकमेंड किया है। मार्केट में ऐसा डर है कि सियोंग की बैंकरप्सी से कारण महिंद्रा को काफ़ी नुकसान होगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑलरेडी काफ़ी लॉस, ऑलमोस्ट 80-90% जो बैंकरप्सी का लॉस है वो ऑलरेडी महिंद्रा ने अपने बुक्स में ऑलरेडी प्रोवाइड किया है। तो इसका इम्पैक्ट इनके फाइनेंशियल्स पे नेगेटिव नहीं आएगा। इनफैक्ट ऑटो सेक्टर में इनके लिए अभी अच्छी बात है कि थार में अच्छी बुकिंग हुई है, ट्रैक्टर के प्राइसेस बढ़ाए हैं। तो आने वाले क्वार्टर्स में तो हमको लग रहा है कि तेज़ी और बढ़ेगी और ये एक अच्छा मौका है उन इन्वेस्टर्स के लिए जिन्होंने पहले इसको खरीदा नहीं था। हमको लग रहा है कि 6 to 12 मंथ्स का नजरिया अगर कोई लेता है तो डेफिनेटली एक 800 रुपए का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। ओके, तो ये है आपके लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा में 800 रुपये तक के टारगेट के लिए आप अब भी कर सकते हैं खरीदारी, कोई चिंता की बात है नहीं। आइए कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन भरपूर रहने वाला है। इन्फोसिस पर एक बार चार्ट्स पर राय ले ली जाए। शुभम जी बताएं, इन्फोसिस खबर बड़ी तगड़ी है, डेमलर के साथ जो इन्होंने डील की है वो आई है सामने। लेवल्स बताइए, आज इन्फोसिस कितना जा सकता है? कल लंबे समय बाद 12,000 के पार निकलकर दिन के हाई पॉइंट पर बंद हुआ है। आज के लिए बड़े टारगेट्स। अनिल जी, इन्फोसिस की अगर बात करें तो कल जो ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था ये लगभग 1-1.5 महीने के कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट है और पूरा का पूरा आईटी सेक्टर जैसा हमने देखा भी है कि काफ़ी अच्छा वहाँ पे रुझान बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये सही समय है इन्फोसिस के लिए जहाँ पे हमें शॉर्ट टर्म एज वेल एज पोजिशनल दोनों ही पर्सपेक्टिव से खरीदना चाहिए। तो अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें, मुझे लगता है कि 1265 का इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट होगा और इस ट्रेड के लिए 1190 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और अगर इसको थोड़ा सा अगर हम पोजिशनली पोर्टफोलियो में खरीदें तो मुझे लगता है ये टारगेट 1325 तक एक्सटेंड होता हुआ दिख सकता है। ओके, कुणाल जी, विशेष तौर से आपके लिए जुबिलेंट फूड ने एक प्रोटीन बेस्ड पिज़्ज़ा बनाया है जो मतलब आपको टेस्ट में नॉनवेज जैसा दिखेगा, लगेगा शायद, लेकिन है प्योरली वेजिटेरियन। वो प्लांट से प्रोटीन वाला कुछ ऐसा बनाकर कुछ ऐसा कुछ किया है, द अनथिंकेबल पिज़्ज़ा। इस अनथिंकेबल के बारे में कुछ आप थिंक कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ट्राई करेंगे या फिर भाई नहीं नॉनवेज के नाम से ही भाई अब चलेगा नहीं? क्या क्या विचार क्या है? अनिल जी देखिए, मुझे लगता है कि ये आइडिया चलेगा नहीं। उसकी वजह अनिल जी देखिए कि जो मेरी तरह शुद्ध शाकाहारी अनिल जी, उनको तो अनिल जी टेस्ट ही नहीं पता है कि चिकन का टेस्ट कैसा होता है। तो अनिल जी देखिए, उनको कोई अट्रैक्शन नहीं है चिकन जैसा दिखने वाली चीज खाने का अट्रैक्शन उनको तो बिल्कुल भी नहीं है, चाहे फिर वो शुद्ध शाकाहारी क्यों ना हो। तो मुझे लगता है अनिल जी केवल जो लोग पहले नॉनवेज थे और अब वो वेजिटेरियन होना चाहते हैं उनके लिए अनिल जी जरूर ये एक अट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन मुझे लगता नहीं अनिल जी ये बहुत ज्यादा सफल होगा। मैंने भी इसका विज्ञापन देखा था और मुझे भी अनिल जी बहुत ही आश्चर्य हुआ था देख करके कि ये भी कोई प्रोडक्ट हो सकता है। लेकिन अनिल जी इनकी R&D का आपको दाद देनी पड़ेगी कि इस तरह का इनोवेटिव प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किया, इसकी तो अनिल जी डेफिनेटली प्रशंसा करनी चाहिए। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन आपका पॉइंट वो बिल्कुल सही है। मैं भी आपके साथ पूरी तरह से विचारों से सहमत हूँ क्योंकि जरूरत क्या है हमें टेस्ट करने की। न जैसे हमारे जैसे प्योर वेजिटेरियन लोग जो है उन्हें क्या जरूरत है? जब हमने पहले ही कभी नहीं खाया तो हमें क्या पता कैसा होता है, क्यों पता करना है? तो काम तो चल ही रहा है। शुभम जी कुछ कह रहे हैं? जी शुभम जी बताएं। अनिल जी, मैं इसमें थोड़ा सा खाली ऐड करता हूँ। इनफैक्ट नॉर्थ अमेरिका में एक कंपनी है बियॉन्ड मीट जो इस तरह के प्रोडक्ट्स यहाँ पे बेचते हैं और अगर हम इसको नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स में देखें तो काफ़ी सक्सेसफुल प्रोडक्ट रहा है जहाँ पे जितने नॉन वेजिटेरियंस हैं जिनको वीगन में कन्वर्ट होना है और जो इस बारे में सोच रहे हैं तो वहाँ पे सेल्स काफ़ी बढ़ता हुआ दिखा है।
और मुझे लगता है बहुत सारे वेजिटेरियंस भी अच्छा। कुछ ऐसे चीजें हो सकता है हर चीज आप ट्राई नहीं करेंगे, लेकिन ये एक सक्सेसफुल एक थीम रहा है। तो आई डोंट नो इंडिया में कितना सक्सेसफुल होगा, लेकिन नॉर्थ अमेरिका में काफी सक्सेसफुल रहा है। बिल्कुल, और हिंदुस्तान में भी एक ऐसी कंपनी है, इसके बारे में मैं जानता हूँ, जो इस तरह के प्रोडक्ट्स उगा रही है, मतलब जो कर रही है वहाँ पर। और लेकिन जाहिर सी बात है, इस तरह के स्टार्टअप्स को ढूंढना चाहिए और वहाँ पैसा लगाना चाहिए जो इस तरह के प्रोडक्ट उगा रहे हैं और अब जुबिलेंट फूड या दूसरी कंपनियों को बेचेंगे। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, देखते हैं क्या कुछ होता है। अच्छा वे इसमें स्टॉक पे तो राय दे देंगे कुणाल जी, या उसमें भी नहीं देंगे? फिर मैं बंसल जी को पूछूँ। नहीं अनिल जी, देखिए चार्ट तो बहुत अच्छा है। देखिए जुबिलेंट फूड वर्क्स अनिल जी अब तो बिरयानी भी पकाने लगे है, तो अनिल जी कंपनी बहुत जबरदस्त है, नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है, अपने पिज्जा पर इनका जो एक डिपेंडेंस है उसको खत्म कर रही है। तो अनिल जी बहुत पॉजिटिव चीज है। चार्ट बहुत अच्छा है, 2-3 दिन का करेक्शन पूरा हुआ है, कल भी निचले स्तरों से बड़ी शानदार रिकवरी हुई है। तो मुझे लगता है अनिल जी और ऊपर के लेवल्स आएंगे। इन स्तरों पर बाय करके चलें, एक स्टॉप लॉस रखें 2650 के आसपास। मुझे लगता है अनिल जी स्टॉक में आपको लाइफ टाइम हाई लेवल्स देखने को मिलेंगे। ओके, लाइफ टाइम हाई तक जाने की संभावना। डॉक्टर लाल, थायरोकेयर, मेट्रोपोलिस, इन कंपनियों पर अविनाश जी राय दीजिए। अब तेलंगाना सरकार भी कह रही है कि भाई 500 रुपये से ज़्यादा मत लगाओ इसके कोविड के टेस्ट वालों के लिए, और अगर घर से सैंपल पिकअप करने हैं तो फिर आप 750 लीजिए। धीमे धीमे सारी सरकारें प्राइस कैपिंग कर रही है, इन पर क्या है आपकी राय, इन तीनों स्टॉक्स पर? नहीं, इनफैक्ट अनिल जी शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली थोड़ा सा नेगेटिव है, क्योंकि कोविड इनके लिए एक नया बिजनेस सेगमेंट प्रूव हो चुका था। लेकिन अभी जैसे जैसे कोविड वैक्सीन की खबर आ रही है और अंदाज़ा है कि बहुत जल्दी नॉर्मल सी आएगी और कोविड के केसेस भी अभी काफ़ी कम हो रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि जो भी कंपनीज है इन्होंने ये कोई बिजनेस सेगमेंट लॉन्ग टर्म के लिए चुना नहीं था, ये अपॉर्चुनिस्टिक सेगमेंट थी। और इनका जो मेन कोर बिजनेस है यानी कि डायग्नोस्टिक बिजनेस, वहाँ पे हमको लग रहा है कि आगे आने वाले 2-3 साल में ग्रोथ बहुत बढ़िया है। तो जिनको मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू लेना है, तो कोई भी गिरावट अगर आती है तो डॉक्टर पाथलैब लैब्स, थायरोकेयर, ये ऐसी कंपनीज है जो बेसिकली कैश रिच है, बिल्कुल कर्जा मुक्त है और जहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी सिग्निफिकेंट है। तो मैं समझता हूँ कि इस न्यूज़ को अपॉर्चुनिस्टिकली इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना चाहिए। हालांकि शॉर्ट टर्म में इसका इम्पैक्ट थोड़ा नेगेटिव रहेगा, लेकिन लॉन्गर टर्म में मुझे लग रहा है कोई भी गिरावट अगर होती है तो इन कंपनीज में जरूर निवेश करें। हमको लग रहा है जो कोर डायग्नोस्टिक का बिजनेस है अनिल जी, वो बहुत अच्छी तरह से FY 22-23 में चलेगा। ओके तो ये है आपके लिए डायग्नोस्टिक लैब्स। नज़र रखिए यहाँ पर लगातार राज्य पर प्राइस कैपिंग आती हुई दिख रही है जहाँ तक इनके कोरोना PCR टेस्ट हैं। हम IT शेयर्स की बात करें, मिड कैप IT में भी फोकस रहा है। एक स्टॉक जो ऑफकोर्स काफ़ी चर्चित रहा है और आज के बाद उसका प्राइस एक्शन आप देखेंगे तो एक ड्रास्टिक रिडक्शन होने वाला है, मजेस्को। अनिल जी वैसे तो हमने काफ़ी चर्चा कर ली है, थोड़ी देर में बस ये एक्स डिविडेंड होने वाला है और फॉर्चुनेटली ये डिविडेंड प्राइस से ज़्यादा के लेवल पर कल बंद हुआ, 985 के लेवल्स पर बंद हुआ, 974 का डिविडेंड है। एक बार जरा मजेस्को पर फिर से व्यूअर्स को बता दें, आखिरी बार हम ये प्राइस देखने वाले हैं स्क्रीन पर डिविजन एडजस्टमेंट से पहले सर। हाँ, अब इसमें भी इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर नेगेटिव प्राइस हुई तो क्या करोगे? अगर समझिए भाव किसी को लगता है कि इसका 950 होना चाहिए, तो नेगेटिव प्राइस कैसे ट्रेड होगा मुझे पता नहीं। आज इंटरेस्टिंग होगा देखना दीप। वैसे तो अच्छा होगा कि 10 रुपये ऊपर बंद हुआ है, 11 रुपये ऊपर, तो कम से कम आपके पास ये तो है। देखिए बचा हुआ कारोबार जो है उसकी वैल्यू है 103 करोड़ रुपया कैश बचा है कंपनी की बैलेंस शीट में, और थोड़ी बहुत रियल एस्टेट 50-100 करोड़ की होगी जो भी है, और वो साल 1.5-2 साल में पूरी तरह से खत्म होकर कंपनी वापस ये बचा खुचा भी शेयर होल्डर्स को दे देगी। तो एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी के पास अब बिजनेस कुछ बचा नहीं है, सिर्फ ये छोटा मोटा कैश है जो भी उन्होंने इसलिए रखा होगा कि साल 1.5 साल में जब भी इनकी नवी मुंबई में एक बिल्डिंग है वो बिकेगी, तब तक आपको ऑफिस के खर्चे चलाने के लिए थोड़ा बहुत को कैश चाहिए। बाकी पूरा का पूरा कैश उन्होंने डिविडेंड के तौर पर दे दिया। अब लेकिन ये डिविडेंड टैक्स इफेक्टिव है नहीं, जिसके बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। तो मेरा ये मानना है कि देखो आज क्या कुछ होता है, स्टॉक बने रहता है पॉजिटिव में, नहीं होता है क्या होता है, क्योंकि बेसिकली अब स्टॉक में ज़्यादा कुछ न बिजनेस बचा है न एसेट्स बची है, तो उस लिहाज से अब देखना होगा आज क्या होता है। लेकिन ये तो नॉर्मल रहे कि चलिए 985 में, नहीं तो अगर एक्स डिविडेंड होने के बाद, और वैसे भी देखिए अगर 974 रुपये का डिविडेंड है और लोग अगर 985 में खरीद रहे हैं तो इसी वजह से खरीद रहे हैं कि डिविडेंड मिल रहा है। डिविडेंड मिलने के बाद आपके पास अट्रैक्शन बचा क्या?
तो पता नहीं अब आज इस स्टॉक में क्या होगा। एक बार कुणाल जी से, अविनाश जी से भी राय ली जाए। कुणाल जी, आप क्या देख रहे हैं? अनिल जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें काफ़ी वैल्यू बनेगी अनिल जी। उसकी वजह यह है कि अनिल जी, मैंने एक छोटी सी कैलकुलेशन की है कि लगभग 3 करोड़ के 2 करोड़ 80 लाख 3 करोड़ शेयर्स हैं। और जैसा अनिल जी अभी आपने कहा कि 100 करोड़ रुपए का तो कैश ही है और मान लीजिए 50 करोड़ की प्रॉपर्टी भी हो, तो अगर आप वैसे देखें तो अनिल जी 40 रुपए का रेट कम से कम इसका होना चाहिए। हाँ, इसमें यह बात सही है कि आपको साल 1.5 साल का वेट करना पड़ेगा, लेकिन अगर अनिल जी इस साल ये लिक्विडेट हो जाती है तो आपको इसमें अच्छी वैल्यू अनलॉकिंग मिलेगी। अगर 1 रुपए में मिलता है अनिल जी, तो मुझे लगता है कि बुरा नहीं है, 1 रुपए में इसको खरीदना चाहिए। 4-5 रुपए तक के लेवल्स इसमें हो सकता है आपको आज ही आते हुए दिख जाए अनिल जी। वाह, 1 का 5, क्या बात है। 1 2 का 4 करेंगे कुणाल जी, ये आइडिया ठीक लगा मुझे। मतलब नेगेटिव में मिले, नेगेटिव में तो खैर कैसे मिलेगा, एक आध 2 रुपए में मिले तो हो सकता है 5-7 रुपए तो हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं। ये आइडिया ठीक है। फिर भी अविनाश जी, मैजेस्को आप बताएं। इनफैक्ट अनिल जी, मुझे भी लग रहा है कि अगर डिविडेंड स्ट्रिपिंग करने के बाद 1-2 रुपए में मिलता है तो ये लॉजिक बहुत अच्छी तरह से बैठता है कि कंपनी के पास थोड़ी बहुत कैश है, रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी है, तो ये डेफिनेटली कभी ना कभी तो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। हालांकि इसके लिए कभी ये मिलेगा और कितना समय लगेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे डाउनसाइड पूरी तरह से कैप्ड है, क्योंकि डिविडेंड देने के बाद मुझे नहीं लग रहा है कोई नेगेटिव सरप्राइज आएगा और मार्केट्स उम्मीद लगा के बैठेगी कि जो बैलेंस कैश और रियल एस्टेट की वैल्यू है वो कभी ना कभी शेयर होल्डर्स को मिलेगी। तो जिन्होंने पहले खरीदा है, मेरे ख्याल से वो डिविडेंड लेंगे और उसके बाद होल्ड करे, कोई जल्दबाजी ना करे। हालांकि यहाँ पे ये इवेंट ड्रिवन कॉल होगा, तो इसमें कभी इवेंट होगा वो शेयर प्राइस की चाल डिसाइड करेगा, क्योंकि फंडामेंटल्स तो इसमें प्ले नहीं करेंगे, क्योंकि पूरा बिजनेस तो इन्होंने ऑलरेडी बेचा है। और जैसे आपने भी कहा है कि डिविडेंड निकालने के बाद फंडामेंटल वैल्यू कुछ बनेगी नहीं, तो आई थिंक आई वुड प्रीफर टू होल्ड ऑन, और इन्वेस्टर्स को भी ऐसा ही करना चाहिए। जिन्होंने पहले खरीदा है, मेरे ख्याल से एक निचले लेवल पे, उनको ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। परफेक्ट। तो ये है आपके लिए मैजेस्को पर आए, हड़बड़ी ना करें, खरीदारी करें, और आज एक्स होने के बाद देखते हैं कहाँ खुलता है। लेकिन एक और स्टॉक है सुमित जी, बजाज ऑटो, इस पर राय दीजिए। महाराष्ट्र सरकार के साथ करार किया है, पुणे के पास चाकन में ये एक प्लांट लगाने की तैयारी में 650 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे, 2023 से प्रोडक्शन वहां पर शुरू करेंगे। बताएं सर, बजाज ऑटो में कहीं कोई रिकवरी, खरीदारी के संकेत हैं आपके लिए? अनिल जी, 3300 के ऊपर स्टॉक एक बार सस्टेन करना स्टार्ट होगा, उसके बाद इसमें फ्रेश बाइंग आएगी, नहीं तो मार्केट के मूड माहौल के साथ स्टॉक रिएक्ट करेगा। मोस्टली ऑटो स्टॉक्स के अंदर दबाव देखने को मिल रहा है। कल और परसों बजाज ऑटो में दबाव देखने को मिला है, तो ये बाउंस बैक पुल बैक अगर ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो वापस से दबाव आएगा। तो 3300 का लेवल अभी ध्यान में रखना है। 3260-70 के आसपास कल का क्लोजिंग है। 3300 के ऊपर एक बार क्लोजिंग देखने को मिलती है तब ये स्टॉक वापस एक अच्छी चाल पकड़ लेगा, नहीं तो फिर दबाव देखने को मिल सकता है। और नीचे में जो सपोर्ट है स्टॉक का वो 3200-3220 के पास है। ये सपोर्ट नहीं टूटने चाहिए, टूटे तो फिर और गिरावट आएगी। ओके, तो ये है आपके लिए बजाज ऑटो। यहाँ पर रखिए नज़र, जिस तरह से एक्सपेंशन कर रही है कंपनी, उसका क्या असर हो सकता है। अविनाश जी, कल इंटरेस्टिंग खबर आई थी दिल्ली में। अब ये आदेश दे दिए गए हैं कि बाय द एंड ऑफ 31 जनवरी 2021 जितने भी कमर्शियल यूनिट्स हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, उन्हें पाइप्ड नेचुरल गैस यूज़ करनी पड़ेगी अपनी एनर्जी नीड्स के लिए। और इन पर्टिकुलर आईजीएल और गेल को कहा गया है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करें। किस लिहाज से देखें सर इस खबर को, कि ऑलरेडी सरकार की तरफ से एक बढ़ावा है गैस बेस्ड एनर्जी यूज़ करने के लिए, और ये खबर आती हुई कल दिल्ली के लिए? दीपांशु, मेरे ख्याल से ये जो खबर है ये बहुत ही पॉजिटिव है आईजीएल के लिए, क्योंकि इनके लिए आईजीएल के लिए ये दिल्ली का रीजन इनके लिए इनका मेन ब्रेड एंड बटर रीजन है। तो जो भी यूनिट्स शिफ्ट करेंगे पाइप नेचुरल गैस को, तो इनको डेफिनेटली वॉल्यूम में इजाफा होगा। मार्जिन्स तो डेफिनेटली इनके काफ़ी अच्छे हैं, और जिस प्रकार का इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है और जिस प्रकार का इनका बिजनेस मॉडल है, बहुत ही कैश रिच और एसेट लाइट और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कर्जा मुक्त कंपनी है। तो यहाँ पे डेफिनेटली शॉर्ट टू मीडियम टर्म में बहुत एक अच्छा रुझान आपको मिलने की पॉसिबिलिटी मिलेगी। हालांकि इसकी अर्निंग्स की इम्पैक्ट आपको शायद मार्च के क्वार्टर के बाद ही पता चलेगी, जब पूरी तरह से ये शिफ्ट विजिबल होगा नंबरों में। डेफिनेटली कोई भी गिरावट या मे बी इवन करंट प्राइस पे कोई खरीदना चाहे लंबे अवधि के लिए, तो आईजीएल डेफिनेटली वेल पोजीशन्ड है, क्योंकि ये बहुत तेजी से इनके लिए वॉल्यूम ग्रोथ का किकर का काम करेगा।